आप देख रहे हैं जनता की हुंकार। और अभी हम सिवान सिवान जिले के गोरियाकोठी विधानसभा में अभी हम उपस्थित हैं और हमारे साथ यहाँ पे गोरियाकोठी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी आरजेडी से संभावित प्रत्याशी हन्नी वर्मा सर हैं। और अभी हम जो है गोरियाकोठी विधानसभा को ही लेकर के हनी वर्मा सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सर आगे सबसे पहले हम बढ़े और अपनी वार्तालाप को शुरू करें उससे पहले गोरियाकोठी विधानसभा को ही लेकर के हम लोग बात करते हैं। गोरियाकोठी जो विधानसभा है दरअसल पहले ये बसंतपुर विधानसभा में आता था, लेकिन परिसीमन के बाद से 2010 में ये गोरियाकोठी विधानसभा के रूप में देखा जाने लगा। तब ऐसा नहीं है, मैं आपकी बातों को रोकता हूँ। जी जी ये 2009 के पहले भी ये गोरियाकोठी विधानसभा ही था। जी जी वो अलग की बात है कि परिसीमन के बाद इसमें लकड़ी नबीगंज और बसंतपुर दो दो ब्लॉक दो इसमें ऐड ऐड किया गया। लेकिन ये गोरियाकोठी विधानसभा ही रहा। अच्छा अच्छा, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जानकारी कमी हो सकती है। अब फिर आगे हम लोग अपना वार्तालाप करते हैं। अगर अभी देखा जाए 2025 का विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और कई सारे प्रत्याशी गोरियाकोठी में अपने संभावित प्रत्याशी के तौर पे देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए इन सभी प्रत्याशियों के रूप में तो एक जो है जनता के बीच माहौल जो है आपको लेकर के सबसे ज्यादा है। और जनता के अभी हम एक छोटा सा सर्वे भी किए थे और दरअसल हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमारे पास कई सारे क्षेत्रों के लड़के भी आते हैं। तो अगर देखा जाए तो आपको लेकर के यानी लड़कों के युवाओं के बीच एक अलग सा माहौल है कि यानी राजद के तौर से राजद की तरफ से संभावित प्रत्याशी के रूप में आपको देखा जा रहा है। तो क्या आपको ये मतलब ये स्पष्ट है, आप आश्वस्त हैं कि आपको ही संभावित प्रत्याशी के रूप में यहाँ की जनता देखे? देखिए, आप तो जैसे जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और बहुत सारे प्रत्याशी हैं और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र है तो इसमें होना भी चाहिए। लेकिन पार्टी भरोसा जता रही है और जल्दी सीटों का बंटवारा होगा और हम सब आपके बीच में प्रत्याशी के रूप में आएंगे। अच्छा, अगर देखा जाए सर तो आपका जो संबंध है राजनीति के क्षेत्र में बहुत पुराना रहा है। दरअसल अगर देखा जाए तो कई दशकों से जो है आपका जो संबंध है, आपके पूरे परिवार का संबंध राजनीति के क्षेत्र में बहुत पुराना रहा है। इन अगर पिछले अगर आप देखा जाए यहाँ पे 10 सालों में पिछले 10-15 सालों का यदि कंपेयर किया जाए गोरियाकोठी विधानसभा की डेवलपमेंट को लेकर के तो वर्तमान में जो 15 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, 10 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसको आप किस प्रकार से देखते हैं? जी, जो 10-15 सालों में बिहार में डेवलपमेंट हुआ है या जो सड़कों का जाल बिछा है, ये तो आपको पता होगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये सब रघुवंश बाबू की देन है और रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल से सांसद होकर मंत्री थे। ये तो उनकी देन है। वो अलग की बात है कि प्रचार माध्यम से भाजपा गठबंधन सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेती है। आप देखिए ना, मनरेगा कौन लाया? मनरेगा कौन लाया? हमारे प्रधानमंत्री का है कि बताइए देश की आज़ादी के इतने सालों बाद भी गड्ढे खोदना पड़ रहा है। अब बताइए, मनरेगा हमने लाया, फूड सिक्योरिटी हमने लाया, मतलब हमारे कहने का मतलब कि हमारे गठबंधन की सरकार ने लाई। इस तरह की तमाम चीजें, घर घर बिजली, सारी योजना ये तो उसी समय का है और धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। आप देखते होंगे कि एक बच्चा को भी जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है, लेकिन उसे मतलब वोट देने का अधिकार 18 साल की आयु में मिलता है। एक अंतराल समय लगता है, उसी हिसाब से उस समय कानून बना और सबको लाभ मिल रहा है। अच्छा, अगर बात किया जाए सर गोरियाकोठी विधानसभा को विशेष लेकर के तो यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार की बदलाव को आप देखते हैं आगामी समयों में यदि आप सत्ता में आते हैं तो यहाँ पे युवाओं के हित में, युवाओं के लिए, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए उसके हित में आपका क्या प्रयास हो सकता है? एक सवाल में आपके कई सारे सवाल हैं। आप तो खुद शिक्षक हैं। बिल्कुल। आपके माध्यम से हमारे यहाँ भी बहुत सारे बच्चों का अच्छी जगहों पे प्लेटफॉर्म पे जॉब हुआ है। तो मैं आप तो जान रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार लाई है, इसमें कमजोर लोगों को पढ़ने का अधिकार ही कहाँ रहेगा। जिस तरह से सारे छोटे छोटे कॉलेजों को बंद करके मर्ज किया जा रहा है और जो नई नीति के हिसाब से बड़े बड़े कॉलेज ही रहेंगे, सारा कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। लीज पे दे दिया जाए, अनुदान पे दे दिया जाए, इस तरह के जहाँ कार्यक्रम हो रहा है। अगर हमारे बच्चे पढ़ भी लेंगे तो नौकरी कहाँ है? एक तरफ स्कूल बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ सारे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी परमानेंट नौकरियां थी उसको खत्म करके कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली की जा रही है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के हमारे बड़े भाई लक्ष्मण यादव जी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ।
अगर उनकी परमानेंट नौकरी होती तो आज उनसे कितने बच्चों को लाभ मिला होता। बिल्कुल। एक तरफ शिक्षा को ये लोग चौपट करना चाहते हैं और रही बात रोजगार की बात, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 18 महीने में करके दिखाया है और उनका वादा है कि हमारी सरकार आएगी तो जितने भी रिक्त पद हैं सब पर वैकेंसी आएगी और सब पर बहाली तुरंत होगी। ये तो है, ये तो मतलब सरकार की अपनी योजना हो सकती है, नीति हो सकती है। विशेष करके अगर गोरिया कोठी विधानसभा को यदि मद्देनजर रख करके अगर आपसे बात किया जाए, तो जब यहाँ पे अगर आप आते हैं सत्ता में और तो सत्ता में आने के बाद से जो सदन है, सदन में युवाओं के हित में कि यहीं पे 10 से 15,000 रुपीज का रोजी रोजगार उनको दे दिया जाए। दरअसल देखा जाता है कि कई सारे ऐसे लड़के हैं 10,000, 15,000, 8,000 रुपए की नौकरी के लिए उन्हें दिल्ली और पंजाब का शरण करना मतलब उनको जाना पड़ता है। उस चीजों को लेकर के गोरिया कोठी में एक अद्भुत बदलाव देखा जा सकता है। इसको क्या आपको ये गोरिया कोठी की विधानसभा की जो जनता है आपसे उम्मीदें कर सकती है? बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि हमारे नेता के पास दृष्टि भी है, दिशा भी है और संकल्प भी है बिल्कुल। और इच्छा शक्ति भी है और उनका अपना एक विजन है, ठीक है? उसके हिसाब से जितना संभव हो पाएगा सदन में, जब तक हमारी सरकार बनेगी नहीं, एक किसी विधायक के से प्रयास से कुछ तो होगा नहीं। बिल्कुल। और जब हमारे नेता का संकल्प है और उनका विजन है युवाओं पर, तो बेहतर विकल्प होके आएगा। और रही बात शिक्षा की, तो आप देख रहे हैं कि कोई डिग्री कॉलेज एक ही है, बिल्कुल। उसके बाद कोई उच्च शिक्षा की व्यवस्था है नहीं। तो मैंने ये वादा किया है आज से 6 महीने पहले कि हम सरकार में आएँगे, यहाँ से विधायक बनते हैं, यहाँ एएनएम और जीएनएम कॉलेज तुरंत खोला जाएगा। बिल्कुल। ये इस प्रश्न में भी हम आने वाले थे। जी, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि यहाँ पे जो है जैसे जीएनएम वगैरह का कोर्स के लिए यहाँ पे कुछ उस प्रकार का विशेष नहीं दिख रहा है। नहीं, केवल यहाँ पे तो उसके लिए आपका जो प्रयास होना चाहिए, हालाँकि उसका आंसर आप पहले ही दे दिए। आते हैं अगले प्रश्नों पे। अगर गोरिया कोठी विधानसभा को ले लिया देखा जाए तो पिछले 10 सालों में यहाँ पे जो या जो भी सरकारें हैं, बिहार की एक टोटल बात कर लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो पूरा भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। लेकिन अगर देखा जाए तो कई सारे आप न्यूज़ों में देख रहे होंगे कि पत्रकारों की बातों को दबाया जा रहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र की परिभाषा दिए हुए थे, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन है। तो इसमें तो सबको अपना अधिकार है अपनी बातों को रखने का। तो जो अभी आप कई सारे जिलों में देखे होंगे, कई प्रकार की ऐसी चीजें वीडियो मिलती है जिसपे पत्रकारों की बातों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसको लेकर के आप सरकार को क्या संदेश देते हैं? देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई हैं। लेकिन जितना बड़ा न्यूज़ चैनल है, बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो सब तो एक तरह से मतलब आज देखे होंगे एक चलन में एक भाषा आई है गोदी मीडिया। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। आप जैसे कुछ भाई हैं, कि जनता के मुद्दों को लोग देख ले रहे हैं, सुन ले रहे हैं। ये तो कोई दिखाना चाह रहा है महँगाई की क्या स्थिति है। किसी न्यूज़ चैनल पे उठा के देखिए, एक डिबेट हो रहा है महँगाई पे, नहीं, बिल्कुल। हैं? कि बेरोज़गारी पे कहीं कोई डिबेट हो रहा है। ये तो आप सही जैसे बात। कुछ भाई हैं कि ज़मीन से जुड़े मुद्दों को उठा देते हैं और हम लोग को यूट्यूब और फ़ेसबुक के माध्यम से देखने को मिलता है। इसके लिए तो जितना आप लोग को धन्यवाद दिया जाए, बहुत कम है। बिल्कुल। सबसे अब ज़्यादा समय हम आपसे नहीं लेंगे और सबसे अंतिम प्रश्नों पे आते हैं कि एक मतलब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट प्रश्न हो सकता है कि अगर बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स यदि आपको पार्टी एक्सेप्शन में मान लेते हैं कि यदि पार्टी आपको उम्मीदवार नहीं बनाती है, तो क्या इंडी गठबंधन की तरफ से यहाँ पे जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाए, तो उसका आपका समर्थन रहेगा या बगावत करके जनता के हित में कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं? देखिए, अब मैंने तो पहले ही कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और आप कहीं भी पता कराएँगे, जहाँ-जहाँ भी हम लोग जाते हैं, हम लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाने की माँग करते हैं, इंडिया गठबंधन को जिताने की माँग करते हैं। अब किसको टिकट तो एक ही किसी को मिलेगा। बिल्कुल। अब पार्टी जिस पे अपना भरोसा जताएगी, वो चुनाव मैदान में आएगा और आपका समर्थन रहेगा। सारे प्रत्याशी उसके साथ साथ रहेंगे। रहेंगे। और सबसे अंतिम प्रश्न ये है कि पूरे गोरिया कोठी की विधानसभा की जो जनता देख रही है आपको, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, पूरे गोरिया कोठी की जनता को नहीं, पूरे बिहार, बिहार बिल्कुल। और पूरे बिहार का ये जो अभी की 2025 का जो चुनाव होगा, ये पूरे देश में एक बदलाव की क्रांति लाएगी बिल्कुल। और इस निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने में ये पहला मील का पत्थर साबित होगा बिहार का चुनाव। बिल्कुल। अगर आप देखते होंगे हमारी जो केंद्र की सरकार है वो कहती है एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव। बिल्कुल। अगर इतनी क्षमता हो तो पूरे बिहार में किसी एक डेट में ही चुनाव करा ले। बिल्कुल। वो बोलते हैं ना कि एक नेशन एक इलेक्शन, तो वो तो बहुत दूर की बात है। मैं तो चुनौती देके कहता हूँ, आपका अगर ये उद्देश्य है तो ये होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन
आप विकल्प के रूप में एज ए एग्जाम्पल पूरे बिहार में किसी एक डेट पे चुनाव करा के दिखाइए। बिल्कुल। हाँ, ये तो नहीं, सही हमारी बात। हमारी सरकार कहती है ना कि एक ही बार पूरे देश में चुनाव होगा। हम लोग वन कहते हैं नेशन वन वन इलेक्शन। नेशन वन नेशन वन बिल्कुल। इलेक्शन। एक तरफ ये लोग संविधान को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से पेश करना चाहते हैं। हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उससे हमको वंचित करना चाहते हैं। और ये जो बड़े कोऑपरेटिव न्यूज चैनल हैं, ये हमारे बेसिक मुद्दों से भटका देने के लिए हर प्रोपगंडा अपनाते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हम लोग सरकार को मतलब मांग करते हैं, है अपने दम दम तो आप एक किसी एक डेट पर पूरे बिहार में इलेक्शन करा दीजिए एक दिन में। बिल्कुल, ये प्रश्न जो है आपका, तो पूरा ये प्रश्न है, लेकिन अगर देखा जाए भारत की जो वर्तमान परिस्थितियां देखा जाए तो पूरे देश में हमें जहां तक लगता है सिमडेट की एक साथ में पूरे देश में विधानसभा का भी और लोकसभा का चुनाव कराना अभी तक जहां तक ये है संभव नहीं दिख रहा है। सरकार का ये उद्देश्य है ना कि हम एक बार पूरे देश में चुनाव कराएंगे, बिल्कुल। ताकि विरोधी खत्म हो जाए, विरोध। विपक्ष में बिल्कुल। कोई न रहे। हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि हम आपके साथ कदम कदम मिला के चल रहे हैं, आप किसी एक डेट में पूरे बिहार में इलेक्शन करा दीजिए। सही बात है। ये वो सरकार है जो कहती कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। आपने बिल्कुल। देखा जीएसटी पे वो बैकफुट पे आ गए। बिल्कुल। हमारे वोटरों से कहा गया कि आप अपना प्रूफ दीजिए तो नाम काट दिया जाएगा, उसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगने के बाद आधार कार्ड उसमें ऐड किया गया लास्ट मोमेंट में। और उसके बाद भी तमाम जीवित लोगों को मुर्दा साबित करके वोटर लिस्ट से नाम काट कर, मतलब उनके जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बेसिक अधिकार और एक समूलता का अधिकार जो दिया गया है कि हर वोट की एक कीमत है, उससे भी वंचित करने का प्रयास किया गया। बिल्कुल। अच्छा, जब आप यहाँ पे जो सरकार की योजनाओं पे आ गए तो मेरा भी एक प्रश्न यहाँ पे अब आ जाता है कि अभी हाल में ही मतलब देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के हित में एक फैसला लिया गया। बिल्कुल। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अभी जो दिया गया 10,000 रुपए की राशि स्थानांतरित की गई उनके अकाउंट में। और आगे सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम आगे भी और मदद करेंगे 6 महीने के बाद से। इसको आप किस प्रकार से, देखिए, मतलब किस प्रकार से हमारे देखते नेता हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला, कई मन से घोषणाओं में भी कहा कि हम माई बहन मान योजना लाए हैं। बिहार की हर महिला को, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं हो सकती हैं, सबको हर माह 2500 रुपए दिया जाएगा। ये उनका वादा है और वो अपने वादों से कभी मुकरते नहीं है। तो हम तो हर महीने 2500 देने की बात कर रहे हैं। और आप इलेक्शन आज है, मतलब एक महीने के अंदर है और एक महीने पहले आप 10,000 दे के गुमराह कर रहे हैं, तो क्या ये हर महीने देने का काम करेंगे? बिल्कुल। एक तरफ तो वो चयनित महिलाओं को दिया गया मतलब जीविका। यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से इसको कहा जा सकता है वोट खरीदने नहीं, का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अप्रत्यक्ष आप देखेंगे कि अभी इलेक्शन है तो अभी 10,000 दिया गया। हम लोग तो हर महीने 2500 देने की बात करते हैं। बिल्कुल। तो साल का हिसाब जोड़ लीजिए, तो क्या साल में उतना पैसा आप देंगे? और हम लोग दे रहे हैं हर महीने महिला सम्मान में, माई बहन मान योजना में। और आपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविका दीदी को दिया, इसका हम सम्मान करते हैं और हम मांग करते हैं कि हर महीने मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, जब अगर आप बिहार की, हम लोग गोरियाकोटी विधानसभा में बात किए, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या बिहार में आपको परिवर्तन की एक लहर दिख रही है? देखिए, इस देश में जब भी क्रांति हुई है तो उसमें बिहार का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह हो या जेपी का आंदोलन हो या लोकतंत्र की जननी बिहार ही रही है। तो यहाँ से जो आगाज होगा, जैसे वोटबंदी भी हुई तो पहले बिहार में ही हुई और इसका पूरे देश में व्यापक रूप से विरोध हुआ, तो बिहार से ही शुरुआत हुआ। तो ये जो वोटरों को गुमराह करने का तरीका है, जनता मालिक है, जनता समझ रही है। लालू जी के बनाए हुए 6-6 7-7 यूनिवर्सिटियों का उनको लाभ मिलेगा। वो अपने सोचेंगे समझने की क्षमता को देख के, परख के, जांच के कि ये जुमला है, इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे अंतिम प्रश्न मेरा यहाँ पे ये है कि एक थोड़ा-सा और ये हम देखे हुए हैं कि जैसे अभी सरकार की जो भी ये रहा है, तो डेवलपमेंट के हित में देखा जाए तो मूल रूप से लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे? रोड चाहिए, सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये 4 मूलभूत। हमारे हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या कहते हैं? पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई, कार्रवाई की सरकार होगी। उसके साथ साथ सुनवाई भी होगी। अगर आपके साथ जुल्म हो रहा है तो उसको सुनवाई भी होगी। आपका पढ़ाई होगा, आपका कमाई होगा, आपका दवाई, मतलब पढ़ना लिखना, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ आपके साथ कोई दुर्भाव होता है तो उस पर सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए ना। बिल्कुल।
सही बात है। तो आज ज्यादा समय आपसे भैया नहीं लेंगे। आप हमारे साथ जितने भी जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप एक बार क्या बोलेंगे सबसे अंतिम मैं बात? आपके सभी दर्शकों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के इस नवरात्रि के पावन पर्व पर कि अपना वोट अपने सोच समझ के हिसाब से बुद्धि विवेक से अपने बच्चों के भविष्य के लिए इंडिया गठबंधन को दीजिए और इस झूठ जुमलेबाजी और भ्रष्टाचारी सरकार को मिटाइए। और बाकी आप सभी हमारे साथ इतने लंबे समय तक वीडियो को देखे, आप सभी को दिल से धन्यवाद।